साथियों, बिजली सिर्फ रोशनी ही नहीं देती, तरक्की की ताकत भी देती है। और पिथौरागढ़ की इसी ताकत को और मजबूत बना रहे हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पावर कॉर्पोरेशन पिथौरागढ़, जिनकी मेहनत से हर घर, हर गली, हर चिराग रोशन है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, जिनके बिना पिथौरागढ़ की धड़कन अधूरी है, देवेंद्र सिंह बिस्ट जी का। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले तो आप सबको अपना धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज यहां आने का मौका दिया, और मैं साथ ही आपके सभी श्रोताओं को जो आज इस कार्यक्रम को सुनेंगे, मेरा नमस्कार उन सभी को। बिल्कुल। तो सर, श्रोताओं के लिए आप प्लीज अपना बेसिक सा एक परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र सिंह बिस्ट, अधीक्षण अभियंता, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिथौरागढ़ के पोस्ट पे कार्यरत हूं। और मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ में एक सर्किल है जिसको मैं हेड करता हूं, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। और इस जनपद में मेरे अंदर में 2 वितरण के डिवीजन हैं और 1 परीक्षण का डिवीजन है। और हमारा पूरी जो ये यूनिट है, ये इकाई है, जनपद पिथौरागढ़ में वितरण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को देख रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जनपद पिथौरागढ़ के सभी सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं को 24/7 गुणवत्तापूर्वक बिजली सप्लाई देना, ये हमारा ड्यूटी का पार्ट। बिल्कुल। तो सर, बिजली की बात चल रही है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी, सर पिथौरागढ़ में प्रति यूनिट बिजली की दर अभी कितनी है? क्या पहले के मुताबिक अगर कंपेयर करें तो पहले से ज्यादा है कि सस्ती है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। और थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को बिजली की दरों के बारे में थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हर साल हम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक अपनी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट माननीय विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड को प्रेषित करता है। इस माध्यम से आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो विद्युत दरों का निर्धारण है हर वर्ष, वो माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही तय किया जाता है। और जैसा अगर मैं इस साल की बात कहूं तो इस साल पिछले वित्तीय वर्ष के अपेक्षा केवल मामूली 5.5% का इंक्रीमेंटल माननीय आयोग ने इस बार दिया है। और अगर मैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात करूं तो जो बिजली की दरें शुरुआत हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर की, वो लगभग 3 रुपया 65 पैसे से लेके वो दर लगभग चली जाती है 7 रुपया 85 पैसे। अब आप ये कहेंगे कि ये दर में डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो टैरिफ होता है उसमें अगर कोई घरेलू उपभोक्ता 100 यूनिट तक एक माह में अगर बिजली का कंजप्शन कर रहा है तो वो दरें लगेंगी 3 रुपया 65 पैसा। अच्छा। और जब वो 100 यूनिट से 200 यूनिट तक आएगा तो दरें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। फिर अगर वो उसी महीने 200 यूनिट से 400 यूनिट के बीच में कंजप्शन करता है तो थोड़ी सी दरें और बढ़ जाएंगी। और अगर वो 400 यूनिट से ज्यादा कंजप्शन करता है तो फिर वो मैक्सिमम 7 रुपया 85 पैसे की दर उसको लगेगी। तो ये एक यूनिट बेस्ड टैरिफ है। और मैं आपको साथ ही बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो बिजली की दरें हैं वो कई देश के कई राज्यों से कम है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर कि हमारे जनपद के जितने भी लोग हैं उनको बाकियों के मुताबिक सस्ती बिजली मिल रही है। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकल्स का ये काफ़ी एक सवाल भी रहता होगा, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है तो दूर दराज गाँव होते हैं, एकदम जंगलों के इलाकों में दूर दराज गाँव होते हैं। तो उधर जो है अगर थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए या बारिश होनी शुरू हो जाए तो बिजली गुल हो जाती है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बिजली का जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू वायर होता है। अभी तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं कि हम बिजली को वायरलेस कम्युनिकेट कर पाए। तो प्रश्न ये है कि जैसे जो हमारा जनपद पिथौरागढ़ है ये सबसे दूरस्थ जिला है। और अगर हम हेडक्वार्टर से इसके इंटीरियर पार्ट्स को देखें, जैसे हमारा धारचूला हो गया, मुनस्यारी हो गया, जो हमारे दूरस्थ एरिया हैं, बिल्कुल, इनके जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं काफी विषम है। अब जो बिजली का जो नेटवर्क होता है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आपको मैं, आपके दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जनपद पिथौरागढ़ में हमारा जो हाई ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है उसमें 400 kV का जॉल जीबी में पावर ग्रिड ने एक सब स्टेशन अपना बनाया है जो 400 kVA का है। और जैसा कि जनपद पिथौरागढ़ के जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं वो जानते हैं कि धारचूला में आपका धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट है जहां से बिजली जनरेट होती है। तो ये बिजली जनरेट होके
इस ग्रिड के थ्रू बरेली तक जाती है। फिर इस ट्रांसमिशन जो हाई पावर ट्रांसमिशन के साथ फिर हमारा एक चंडाक में पावर ग्रिड का 220 केवी का सब स्टेशन है। और अभी एक बहुत अच्छी खबर जनपद के लिए है कि 220 केवी का पिटकुल द्वारा बरम में भी सब स्टेशन बना दिया गया है। अरे वाह वाह। और उसके साथ हमारे इस पूरे जनपद में 21 डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी हैं। तो ये तो एक बेसिक नेटवर्क है। फिर इससे फिर 11 केवी लाइनें हम दूरस्थ इलाकों में भेजते हैं। अब जैसा जो आपका प्रश्न था कि बिजली उन दूरस्थ इलाकों में क्यों चले जाती है, क्योंकि जो हमारी लाइनें हैं वो ओवरहेड लाइनें हैं जो अलोंग द रोड अगर हमको क्लियरेंस नहीं मिल पाता तो हम कभी कभी उसको फॉरेस्ट से होते हुए भी ले जाके उन दूरस्थ एरिया तक पहुंचाते हैं। तो जब कभी मौसम खराब होता है या कभी कोई आंधी तूफान आता है तो उसमें कभी ओवरहेड लाइन पे पेड़ की टहनियाँ गिरने से या कभी किसी इवन जानवर के केस में भी कभी मंकी पोल पे चढ़ जाते हैं, इस तरह की उससे हमारी लाइनें ट्रिप होती हैं। और कभी कभी क्योंकि बरसातों के महीने पे खासकर जो भूस्खलन की दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं, इस बार कई हमारी लाइनें भूस्खलन के चपेट में भी आई हैं, तो उससे भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विगत 10 वर्षों का हम एक ट्रैक देखें तो लगातार हमारे डिपार्टमेंट ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। और आज जो हमारा डाटा कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा डाटा बोल रहा है कि हम जनपद पिथौरागढ़ में शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे 30 मिनट सप्लाई और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 घंटे 15 मिनट की औसतन सप्लाई हम अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है सर। बिजली तो कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए। पहले पिथौरागढ़ में शायद जब बिजली शुरुआत में आई होगी तब ऐसा होगा कि सिर्फ रात के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब दिन दोपहर हर वक्त बिजली ज़रूरी है सर। और सर क्या पिथौरागढ़ में अभी भी कोई ऐसे गाँव हैं या शहर जहाँ तक अभी बिजली पहुँच ना पाई हो? देखिए, पिथौरागढ़ जनपद जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत दूरस्थ जनपद है और इसकी भौगोलिक सीमाओं से इंटरनेशनल नेपाल का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर लगता है। तो अभी इस जनपद में कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत रिमोट एरियाज पे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे धारचूला में व्यास वैली है, दारमा वैली है और मुंशियारी साइड को आपकी जोहार वैली है। ये बहुत इंटीरियर वैलीज हैं और ये लगभग चाइना के बॉर्डर से मिलती हैं। और ये 6 महीने तक इन इलाकों में बर्फबारी रहती है। और हालांकि अब वहां तक पहुंचना सरकार ने सुगम कर दिया है, वहां तक रोड चले गई हैं हाल के कुछ वर्षों में, वहां जाना सुगम हो गया। लेकिन पहले ये बहुत टफ था। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर के जो कुछ विलेज हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, उनको भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के नाम से उनको डिफाइन किया है। और भारत सरकार के ही प्रयासों से वहां पर अब बिजली जानी शुरू होने वाली है। इसमें जो हमारी एक जो सेंट्रली फंडेड स्कीम है RDSS, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, उसके तहत हम उन दूरस्थ इलाकों में इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा रहे हैं। और इसमें जो आवश्यक टेंडर है वो उसकी प्रक्रिया सेंट्रलाइज देहरादून से हो चुकी है और उसमें जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको एग्रीमेंट्स भी अवार्ड हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी वो सर्वे कर रहे हैं और जहां तक मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर उन क्षेत्रों में भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड पहुंच जाए। बिल्कुल सर, ये तो काफी अच्छे प्रयास हैं। और गुंजी साइड, उस साइड को बिजली पहुंचनी तो जरूरी भी है क्योंकि टूरिज्म स्पॉट अब वो बनता जा रहा है, उधर बिजली का होना काफी जरूरी है। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र है ये, तो इधर बिजली की सप्लाई हमेशा बनाए रखने के लिए क्या कुछ चुनौतियां विभाग के सामने आती हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आपको मैं बताऊं कि जब हम इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी में जुड़ते हैं, चाहे हम किसी पद पे हों, चाहे सीनियर इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है बहुत चैलेंजिंग है। हमारी जो जॉब है वो 24/7 की जॉब है। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमारा लोअर स्टाफ से लेके हायर स्टाफ तक लगातार चुनौतियों से जूझता है ताकि हम अपने उपभोक्ताओं को एक बेहतर बिजली की गुणवत्ता सप्लाई देते रहें। इसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जनपद पिथौरागढ़ की बात करें तो जनपद पिथौरागढ़ में एक सर्किल है जिसको मैं हेड करता हूं। मेरे अंडर में 2 वितरण के डिविजन्स हैं, उसमें संबंधित डिविजन्स को कंसर्निंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेड करते हैं, उनके अंदर हमारे सब डिविजन्स हैं। तो हमारे ऑफिस पूरे जनपद में फैले हुए हैं
उन सब डिविजन्स के अंदर फिर हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं, उनका एक सेक्शन है। हर जूनियर इंजीनियर्स को एक एक फीडर और सब स्टेशन अलॉट होता है। फिर नीचे लेवल पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल स्टाफ की भर्ती ना होने की वजह से हमने कई वर्षों से नीचे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड कर रखे हैं। तो हमारे पास वो मैन पावर है, एक पूरा महकमा है जो उसको एग्जीक्यूट करता है और हम लोग दिन रात मेहनत करके उसको कर रहे हैं। चुनौती है लेकिन हम उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और सर कई बार ऐसा होता है कि लोगों की शिकायतें होती हैं, या लाइटमैन को लेके कह लीजिए, या बिजली बार बार कट हो रही है, तो उस वक्त एक आम इंसान अगर किसी के प्रति कुछ शिकायत करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जी, एक्चुअली पहले खासकर पहाड़ों में ये दिक्कत थी। हमारे पास डिफरेंट मीडियम से, चाहे हम जब ब्लॉक ऑफिस बीडीसी की मीटिंग पे जाते थे या जिला स्तरीय किसी मीटिंग में जाते थे, तो हमें ये शिकायतें मिलती थी ग्रामीण वासियों की कि उनके चाहे वो बिलों से लेकर संबंधित हो, या उनके घर में बिजली नहीं आ रही है, या कोई तार झूल रहा है, या पोल टेढ़ा हो गया है। लेकिन विगत 5-6 सालों में हमारे डिपार्टमेंट ने इस फील्ड में भी बहुत तरक्की की है। आपको मैं बता दूं कि हमारा एक सेंट्रलाइज कस्टमर केयर यूनिट देहरादून में है, जिसका 1912 नंबर बहुत फेमस है। हम लोग इसको अपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें एडवर्टाइज करते हैं, कंज्यूमर को बताते हैं कि आप 1912 पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। जहां पर भी मोबाइल नेटवर्क है वहां से आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को वहां रजिस्टर कर सकते हैं। आपको उस समस्या के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और साथ में एक टाइम फ्रेम आपको वहीं कस्टमर केयर से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है वो उनको निर्धारित कर दिया जाता है। और जैसे ही वो शिकायत दर्ज होती है तो वो उस संबंधित एरिया के उपखंड अधिकारी और जूनियर इंजीनियर तक वो पहुंच जाती है और वो उसको ठीक करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टाइम, समस्या किस तरह की इस नेचर की है वो करके उसका समाधान हम लोग करते हैं। साथ ही हमारे पूरे जनपद में जितने भी हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, उनके पास हमारे लोकल लाइनमैन्स के, जूनियर इंजीनियर्स के, इवन जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल नंबर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के मोबाइल नंबर उनके पास रहते हैं। हम लोग इनको डिफरेंट मीडियम से प्रसारित भी करते हैं। तो आज ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई कंप्लेंट करना चाह रहा हो और वो ना कर पा रहा हो। बिल्कुल। और गांव के प्रधानों के पास अगर नंबर है तो फिर काफी अच्छी बात है। किसी दूर दराज के इलाके में भी लाइट खराब होती है तो सीधे वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे जी। और सर पिथौरागढ़ में क्या स्मार्ट मीटर लगने की ऐसी कोई योजना शुरू हुई? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट मीटर पूरे देश में लागू हुई है। ये अभी पिथौरागढ़ जनपद भी इसमें शामिल है और ये आपका एक 10 वर्षीय स्कीम प्रोग्राम है। इसमें अभी जो अगर मैं जनपद पिथौरागढ़ की बात करूं तो इसके लिए सेंट्रलाइज्ड एक AMISP एडवांस मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम प्रोवाइडर करके एक एजेंसी डिफाइन हो चुकी है जो मैसर्स अडानी के नाम से है। और वो मैसर्स अडानी पूरे कुमाऊं में अभी स्मार्ट मीटर लगाने के काम उन्होंने 1 वर्ष पहले से शुरू कर दिया है। और हमारे जनपद पिथौरागढ़ में फर्स्ट फेज में ये अभी काम हमारे पिथौरागढ़ के नगर निगम के एरिया में संपादित किया जा रहा है। अभी जो कंज्यूमर जो नगर निगम एरिया में है, साथ ही स्मार्ट मीटर के और भी पैरामीटर्स हैं, यानी कि स्मार्ट मीटर हमारे जो डेडिकेटेड फीडर्स हैं 11 kV उनमें भी स्मार्ट मीटर लगना है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें भी स्मार्ट मीटर हम लोग लगा रहे हैं। पर्पज इसका ये है कि हम एक समय बाद जब ये पूरी स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी तो हम पूरे कंज्यूमर वाइज, फीडर वाइज, ट्रांसफॉर्मर वाइज एनर्जी ऑडिटिंग करने में सक्षम होंगे। हमारा मतलब एनर्जी ऑडिटिंग से ये है कि हम कितनी यूनिट एनर्जी किसी पर्टिकुलर एरिया को दे रहे हैं, कितनी हमें उस यूनिट के अगेंस्ट में हमें रेवेन्यू रियलाइज हो रहा है और कितनी यूनिट हमारी लॉस हो रही है, जिसका कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे। और अभी लगभग जो हमारा टारगेट है अभी वर्तमान का, लगभग 17,500 मीटर का टारगेट अभी फर्स्ट फेज में है। अरे वाह। और लगभग हम लोग अभी 7,500 मीटर लगा चुके हैं। अरे वाह, फिर तो। और इसके लिए हमने बहुत अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और हमारे सेंट्रलाइज लेवल पे भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो शुरुआती लोगों में स्तर पे लोगों में कुछ इसके प्रति अप्रेंशन था कि क्या स्मार्ट मीटर है, कहीं उनके बिल तो नहीं बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, ये एक कॉमन सा एक वो रहता है। लेकिन मैं आपके इस
चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि स्मार्ट मीटर आपके घर में जो मीटर लगाया है वैसा ही है, वो उसकी फंक्शनैलिटी उतनी है। केवल इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एक कम्युनिकेशन चिप लगी हुई है जो आपके मीटर के डाटा को हमारे सॉफ्टवेयर नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाती है। डायरेक्ट डिफरेंस केवल इतना है। और इसका फायदा ये है कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद आपको हम एक ऐप देते हैं। उस ऐप के माध्यम से आप डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे अपना इलेक्ट्रिकल कंजप्शन देख सकते हैं कि आप कितना कंजप्शन आपका हो रहा है, आपने पूरे डेज में कितना कंजप्शन किया। तो इससे आप एक अवेयर हो सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, ये जो स्मार्ट मीटर है मंथ के एंड पे, जैसे ही महीना खत्म होने वाला है उसके रात्रि के 12 बजे जो लास्ट फाइनल रीडिंग उस मंथ की है ये कम्युनिकेट करके हमारे नेटवर्क को प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, दैट मीन्स अब आपको ह्यूमन मीटर रीडर की इंटरवेंशन की जरूरत खत्म सीधे बिल पहुंच जाएगा, खत्म हो गई है। पहले ये होता था कि कई लोग शिकायतें ये थी कि मीटर रीडर नहीं आता या वो घर बैठ के रीडिंग लेता है, इस तरह की कई शिकायतें हम लोगों को देता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटर हैं, जो इनका प्रोक्योरमेंट होता है ये स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट के थ्रू ही खरीदे जाते हैं और इनकी एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग जो होती है NABL एग्रीगेटेड लैब्स के थ्रू, जो भारत में एक उच्च संस्था है, उसके थ्रू होती है ताकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे। तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो कतई ना घबराएं कि ये मीटर लगाने से उनका यूनिट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये टेस्टेड मीटर्स है। ये उतना ही रीड करेंगे जितना आप अपने घर पे कंज्यूम करेंगे। बिल्कुल, ये तो काफी अच्छे प्रयास है सर। मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द नगर के इलाकों से हट के गांव के इलाकों तक भी ये मीटर्स लगे हैं, क्योंकि शिकायतें तो ज्यादा वहीं होती हैं कि भैया आ नहीं रहे हैं बिल सेकंड फेज में हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर सोलर लाइट की क्या स्थिति है पिथौरागढ़ में? क्या पिथौरागढ़ वासियों को उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? क्या कुछ फायदे नुकसान है उसके? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि हमारा जो स्टेट है और इवन अगर हम क्योंकि पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप 365 में से देखें तो 250 दिन आपको सनी डेज मिलते हैं। तो हम बेसिकली सोलर में कर क्या रहे हैं कि हम सूर्य की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमें नेचर ने इतने वास्ट लेवल पे दी। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है और उन्होंने अपने इसी विजन को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना भी लागू की पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका लाभ लेना चाहता है उसको सब्सिडी का भी प्रोविजन है। मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे आम कंज्यूमर हैं वो अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। उनके पास कितना एरिया है, जो एरिया के हिसाब से ही वो प्लांट की कैपेसिटी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 4 किलोवाट हो सकती है। और वो लगाएंगे तो उसमें एक सेंटर से सब्सिडी तो मिल ही रही है, साथ में जैसा कि मेरा टेक्निकल जो कैलकुलेशन है, अगर आप 1 किलोवाट का एक प्लांट अपने घर पे छत पे लगाते हैं तो उस प्लांट से एक दिन में 5 से 6 यूनिट के आसपास बिजली जनरेट होती है। तो मोटा मोटा अगर आप महीने का माने तो अगर आप 5 यूनिट भी अगर एक दिन में आप जनरेट कर रहे हैं तो 30 दिन में आप 150 यूनिट के आसपास जनरेट कर ले रहे हैं। तो इस यूनिट को आप अपने लिए भी कंज्यूम कर सकते हैं और अगर आप अपना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको ग्रिड में भी दे सकते हैं। और जब आप उसको ग्रिड में दे देंगे, आपने सपोज, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंज्यूमर ने अपने सोलर पावर प्लांट से एक महीने में 150 यूनिट जनरेट की और उसने 50 यूनिट अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर ली, तो 100 यूनिट जो एक्सेस थी वो ग्रिड में चले जाएगी और उस ग्रिड में 100 यूनिट को एक फिक्स रेट हमारे माननीय UERC ने डिफाइन किया है 4 रुपया 30 पैसे के हिसाब से। उस 100 यूनिट का 4 रुपया 30 पैसे यूनिट के हिसाब से उतना पैसा या तो आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा या आपको चेक के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं कि एक तो आप अपने बिलों को कम भी कर रहे हैं और दूसरा आप रेवेन्यू भी खुद के लिए जनरेट कर रहे हैं और आपको सब्सिडी तो गवर्नमेंट से मिल ही रही है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, इनकी तरफ जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर गांव दूर दराज के इलाकों में या यहीं भी कहें पिथौरागढ़ में चंडा के तरफ जो हाई वोल्टेज लाइनें हैं तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, होता क्या है कि इसमें जो
इलेक्ट्रिकल लाइंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो नेटवर्क डेवलप हुआ है वो कई सालों की एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। अब इसमें दो बातें हैं कि एक केस ये है कि हमारा जो 11 kV या हाई वोल्टेज की लाइन है वो पहले से ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एरिया पे एग्जिस्ट कर रही है। फिर एक व्यक्ति विशेष ने उन लाइनों के नीचे सपोज अपना घर बनाना शुरू करा। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसे केस में आपको सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। जहां पर लाइन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, आप उन लाइनों के आसपास अपने मकान को बना रहे हैं, तो आपको पहले डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है। डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स है, इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स इन द सेंस कि कहीं आपका जब मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जब मकान बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं कहीं कहीं आपने उन नियमों की अनदेखी करी और आप फिर इलेक्ट्रिकल दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। क्योंकि बिजली जहां आपके जीवन में रोशनी देती है, साथ ही अगर आप इसके नियमों का पालन ना करें तो ये बहुत बड़ा झटका भी देती है। बिल्कुल। तो इसमें मेरा ये कहना है, और हाँ, तो ऐसे केस में जहां मकान नए बन रहे हैं तो उनको इसका पालन करना है। इसमें मोटा मोटा सा ये है कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर के से हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस में लाइन की दूरी लगभग 1.2 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और वर्टिकल अगर कोई लाइन एग्जिस्ट जा रही है हमारी तो वो आपके छत से 2.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए। ये मिनिमम क्लियरेंस आपको रखना है, आप उसकी अनदेखी ना करें। और जहां पर जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि शहरों में जगह की कमी है, लोगों ने फिर भी उसके बावजूद भी अनदेखी करते हुए कई सालों से मकान बना लिए हैं और लाइनें बहुत ज्यादा अब उनके नजदीक आ गई, तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। जैसे कि हमने अभी जितनी हमारी एलटी लाइनें हैं शहरों में, इवन गाँव में भी, हमने उनको बेयर कंडक्टर से रिप्लेस करके इंसुलेटेड केबल वाली कंडक्टर से चेंज कर दिया। आपने देखा भी होगा, अब वो बंडल से हैं जिसमें इंसुलेशन है। अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी लाइन के टच में भी आ जाते हैं तो आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जो बेयर कंडक्टर से लगता है। अभी गांव-गांव तक शायद भी हम उसको पहुंचा रहे हैं। और साथ में जो बड़ी लाइनें हैं, 11 kV की लाइन है या 33 की लाइन है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कम क्लियरेंस है, तो उसमें भी हम कवर कंडक्टर लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि कंडक्टर के ऊपर एक कोटिंग सी है जिससे कि थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अपने घरों में जो काम हो रहे हैं हमारे, उसमें चाहे कोई लेबर काम कर रही है तो उसको हमें ये बताना है कि भाई फला फला लाइन आपके इधर से गुजर रही है, तो आप सब कुछ देख के चलें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखे हैं लापरवाही की वजह से ही दुर्घटनाएं हो रही। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पावर कॉर्पोरेशन के होने के नाते पिथौरागढ़ के आप यहाँ के आम जनता तक जितने भी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, दूर दराज के लोग, आम जितने भी लोग हैं, उन तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे एफएम पंचकुल पल्स के नाते? मैं मैसेज केवल यही पहुंचाना चाहूंगा कि आप हमें एज ए कंज्यूमर सहयोग करें। डिपार्टमेंट आपके लिए है और हमारी पूरी टीम विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ही यहाँ पर डेडिकेटेड है और हम आपकी हर ग्रीवांसेस के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई केसेस में, डिस्प्यूट के केस में, अभी कंज्यूमर रिड्रेशल फोरम भी पिथौरागढ़ में है, जो एक अलग इकाई है। अगर आपको लगता है कि विभाग ने कुछ आपके किसी भी प्रकरण में इनजस्टिस किया है तो वहां पर भी आपका निराकरण हो सकता है। हालांकि ऐसा है नहीं, हम लोग सारे इश्यूज को अपने कंज्यूमर को एड्रेस करते हैं और डिपार्टमेंट की हर फैसिलिटीज का आप फायदा उठाइए। आज के डेट में हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स भी व्यवस्था कर दी है। आप गूगल पे के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपने बिजली के बिल जमा कर सकते हैं। और अगर आप बिजली के बिल जनरेट होने के 10 दिन के अंदर अपना बिल जमा करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट आपको 1.5% का रिबेट भी दे रहा है आपको। तो ये सब स्कीमें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी हमारे माननीय उपभोक्ताओं के जो भी सजेशन है उनके वो हैं, उसके लिए हम ओपनली यहाँ पर उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एफएम पंचकुल पल्स में आए, हमारे श्रोताओं के साथ आपने बिजली विभाग से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।